देश के लोकप्रिय जनप्रिय कार्यकर्ताओं के संरक्षक एसएसबी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का इस महाराजा सुहेलदेव जी की पराक्रम की भूमि और बाबा राम प्रकाश की इस पावन नगरी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बार आप सभी लोग करताल ध्वनि से महाराज जी का स्वागत करेंगे। मंच पर उपस्थित विधानसभा प्रयागपुर के लोकप्रिय विधायक माननीय सुभाष त्रिपाठी जी, इस लोकसभा कैसरगंज के लोकप्रिय युवा ऊर्जावान प्रत्याशी आदरणीय करण भूषण सिंह जी, विधानसभा कटरा बाजार के माननीय विधायक बावन सिंह जी, करनेलगंज से माननीय विधायक अजय कुमार सिंह जी, तरफगंज से माननीय विधायक प्रेम नारायण पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले के पदाधिकारीगण, बहराइच की लोकप्रिय विधायक पूर्व की मंत्री माननीय अनुपमा जायसवाल जी, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, लोकसभा के प्रभारी संजय कैराती जी, श्री इकबाल बहादुर तिवारी जी एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित ब्लॉक के प्रमुखगण, सभी मंडल के अध्यक्षगण एवं विशाल संख्या में आए हुए इस प्रयागपुर विधानसभा का देवतुल्य कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज हम सबका सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद इस विशाल जनसभा में हम सबको प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश में भयमुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण करने वाले भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का आज आगमन हुआ है। हम सब महाराज जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो महापुरुष की संकल्पना को साकार करने वाले महाराज जी ने उत्तर प्रदेश में अंत्योदय की संकल्पना को साकार किया है और आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ऐतिहासिक मतों से विजयी होने जा रहे हैं। मैं आज पुनः महाराज जी का और मंच सभी वरिष्ठ जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब मैं इस प्रयागपुर के यशस्वी विधायक विकास पुरुष आदरणीय सुभाष त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री योगी आदित्यनाथ जी। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम सभी के बीच राजा सुहेलदेव की कर्मभूमि, बाबा राम प्रकाश की तपोस्थली पर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय, जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हम सबके बीच पधारे हैं। हम उनका इस प्रयागपुर के विधानसभा की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के इस जनसभा में उपस्थित प्रत्याशी श्री करण भूषण सिंह जी, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, श्री बावन सिंह जी, श्री प्रेम नारायण पांडे जी, श्री अजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभावगण तथा इस प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्र से दूर दूर से आए हुए सभी सम्मानित आदरणीय कार्यकर्ता बंधुओं, सम्मानित क्षेत्र की जनता, आदरणीय जनता जनार्दन, आप सबके बीच माननीय योगी आदित्यनाथ जी हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, और 2022 में आशीर्वाद प्राप्त हुआ है।
मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि पयागपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। आज जब हम लखनऊ से चलते हैं, पहले श्रावस्ती जाने के लिए बहराइच जाना पड़ता था, लेकिन आज आपके आशीर्वाद से जो लखनऊ से चलते हैं लोग बहराइच न जाकर के कैसरगंज होकर के पयागपुर और इकौना सीधे श्रावस्ती लोग पहुंच जाते हैं। इस बड़ी सड़क का बनने का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। मैं आज के 4 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से आवास पर मिलने गया था। मैंने फायर स्टेशन की मांग की थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सायंकाल 7 बजे फायर स्टेशन की बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब सवेरे हमने अखबार पढ़ा तो उत्तर प्रदेश में 54 तहसीलों में फायर स्टेशन स्वीकृत किए गए थे, जिसमें पयागपुर का भी नाम था, पयागपुर का भी नाम। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से हमारी पयागपुर विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है और उसी तरह से 1,70,000 लोगों को आयुष्मान भारत का भी लाभ मिल रहा है। मैं आज सबसे यह अपील करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपका आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है, श्री करुणभूषण सिंह जी हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, युवा हैं और हम सबकी समस्याओं का आसानी से समाधान कर सकते हैं। इसलिए 20 तारीख को इसी तरह की गर्मी रहेगी जिस तरह से आज आप सब लोग इस चिलचिलाती धूप में उपस्थित हुए हैं। उस दिन भी आप सभी लोग पोलिंग स्टेशन पर जाकर के कमल के बटन को दबाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आप सभी लोग पुनः माननीय योगी आदित्यनाथ जी का करताली ध्वनि से स्वागत करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अब मैं अपने इस कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से युवा और कर्मठ प्रत्याशी भैया करणवीर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और जनमानस से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपनी बात रखें। भैया करणवीर से। बोले बजरंगबली महाराज की, भारत माता की जय, जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र, मेरे अभिभावक, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं अपने समस्त कैसरगंज की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। वह मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानित बंधुओं का इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन करता हूं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से पूरे भारत एवं उत्तर प्रदेश के लगातार विकास की गंगा बह रही है। हम अगर बात करें तो केंद्र में 2014 से पहले गैर भाजपा सरकारों ने जिस तरह भ्रष्टाचार मचाकर विकास का कार्य बिल्कुल पटरी से उतार दिया था, 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के भारत में प्रधानमंत्री के रूप में तथा 2017 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभालने के बाद से हमारे प्रदेश में लगातार विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। आज हम चाहे स्वास्थ्य सेवा की बात करें, शिक्षा सेवा की बात करें, गरीबों के लिए मुफ्त राशन की बात करें, बेटियों की पढ़ाई और सुरक्षा की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, सड़कों की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे वाटर सप्लाई की बात करें, किसी भी विषय पर जितने कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं, पूर्व में कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है कि आपने अपने वोट की शक्ति से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में और उत्तर प्रदेश में लगातार अपनी सेवा करने का अवसर दिया है। आप सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे अभिभावक के रूप में इस कार्यक्रम में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 400 कमल की फूल की माला का जो प्रण है, उसमें एक कमल का फूल कैसरगंज से भी आप लोग जोड़कर जरूर भेजें। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार हमारे देश का बागडोर संभाल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद के रूप में बोले जय श्री राम। अब मैं आग्रह करूंगा अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
परम आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कि हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बालार्क ऋषि की पावन धरा, जिनके नाम पर बहराइच पड़ा है, और राष्ट्र रक्षक महाराज सुहेलदेव की इस क्रांति धरा पर आज प्रयागपुर की जनता जनार्दन का मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी प्रयागपुर वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ब्रजेश पांडे जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री सुभाष त्रिपाठी जी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्री बावन सिंह जी, श्री प्रेम नारायण पांडे जी, श्री अजय कुमार जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, और केसरगंज लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के एक युवा और कर्मठ प्रत्याशी श्री करण भूषण सिंह जी, और उपस्थित केसरगंज लोकसभा क्षेत्र के प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इतनी भीषण गर्मी में भी आपको पंडाल में जगह नहीं मिला, लेकिन तब भी बाहर खड़े हैं। धूप की परवाह के बगैर एक ही लक्ष्य है, और वह है कि अपने कर्मठ और युवा प्रत्याशी करण भूषण को भारी बहुमत से विजयी बना करके विरोधियों के मुंह पे तमाचा मारना है। और इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, देश के अंदर 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। चौथे चरण में हम सबको भी चुनावी भागीदार में कल भागीदार बनना है। बहराइच की जनता को भी जाना है। केसरगंज 5वें चरण में आएगा, यानी अब तक आधा चुनाव हो चुका है, और कल के बाद जब कल मतदान होगा तो मतदान के बाद पूरे देश के अंदर अब तक जो मोदी लहर थी, यह मोदी लहर एक सुनामी बनने वाली है, क्योंकि जनता ने ठाना है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। लोग कहते हैं 400 पार, कैसे आप कह रहे हैं? मैंने कहा भी तुम नहीं समझ पाओगे। भारत के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जहां भी जाइए, लोग एक ही बात कहते हैं। किसी से भी पूछिए, लोग एक ही बात कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम भक्त है वही भारत पे शासन करेगा, ये जनता ने भी तय कर दिया है। बहन और भाइयों, और होगा तो वही जो राम रची राखा। अब मुझे बताओ, पूरा चुनाव तो
अब राम भक्तों रामद्रोहियों के बीच में चला गया है। मुझे बताओ, क्या रामद्रोही कभी विजय हुआ है क्या? कभी विजयी हुआ है क्या? अन्यथा हम सब रावण की पूजा करते ना, कुंभकर्ण और मेघनाथ की पूजा करते, मारीच की पूजा करते, लेकिन नहीं, वह कभी विजयी नहीं हुए, हो भी नहीं सकते हैं। भारत की जनता जनार्दन तो विजयादशमी के अवसर पर रावण का पुतला फूंकती है, और भारत की जनता हमेशा अपने सुख दुख, हंसते गाते रोते सोते, शुभ कर्म में और अंतिम यात्रा में भी जिस एक नाम का स्मरण करता है वह राम का नाम का स्मरण करता है। किस नाम का स्मरण करता है? राम के नाम का। अब मुझे एक बात बताओ, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है ना? हुआ? आप प्रयागपुर वासी कितने लोग गए अयोध्या दर्शन करने के लिए? और तो पूरा ही, आप तो अगल बगल ही हैं, आप तो पड़ोसी हैं, तो सर्वाधिक लाभ भी आप ही को प्राप्त हुआ। और लाभ ही प्राप्त नहीं हुआ, 84 कोसी परिक्रमा का लाभ भी सबसे अधिक आप ही को होने वाला है। 84 कोसी परिक्रमा को बहुत भव्य बनाने जा रहे हैं हम लोग, एकदम फर्राटेदार बनाने जा रहे हैं, पैदल पदयात्रियों के लिए भी और साथ साथ गाड़ी से चलने के लिए भी 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ अयोध्या की परिक्रमा भी हो जाएगी। लोग भी सिद्ध होगा, परलोक भी सिद्ध होगा। बहनों और भाइयों, आज दुनिया कह रही है कि जो काम भारत के अंदर अयोध्या में हुआ, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। 500 वर्षों के बाद ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तो ये मानते थे कि अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, इसलिए बहकाने के लिए क्या कहते थे? सपा के लोग क्या कहते थे? कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे ना, चलाते थे कि नहीं चलाते थे? और कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया था कांग्रेस ने। यानी राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का मतलब हम और आप सबके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर देना। और इन लोगों के द्वारा आज भी यही बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के एक बुद्धिदाता हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि राम यानी अयोध्या में राम, भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण भारत के विपरीत हुआ है। आप मुझे बताओ, आप राम मंदिर का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? हर भारतवासी करता है ना? हर सनातन धर्मावलंबी खुश है ना इस बात को लेकर के? और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। अरे बेकार तो आप लोग हैं, बोझा हैं इस समाज के लिए। जब सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ, जब सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। जब सत्ता पे अवसर हुआ तो गरीबों को लूटते हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने उस समय समस्या खड़ी की थी, और आज कहते हैं कि राम मंदिर बेकार बना है। बहनों और भाइयों, ये राम मंदिर पर उठने वाली एक एक उंगली, दो ही लोग नाराज हैं, या तो रामद्रोही और या पाकिस्तान। समझ रहे होंगे ना? जो रामद्रोही है या पाकिस्तान, इन्हीं दोनों लोगों को राम मंदिर से बुरा लगा है। और बाकी पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लिहाएंगे। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं, करण भूषण तो परम राम भक्त हैं, खानदानी राम भक्त हैं। ये प्रयागपुर तो खानदानी राम भक्त है, बहराइच तो खानदानी राम भक्त है। ये वही भूमि है जिस भूमि ने सोमनाथ मंदिर के गुनाहगार सालार मसूद को
जहन्नुम में पहुंचा करके, रसातल पर पहुंचा करके भारत के धर्म की रक्षा की थी। महाराज सुहेलदेव की ये पावन भूधरा है और इसीलिए प्रयागपुर के महाराजा भी यहां आए हैं। वे भी अपना आशीर्वाद कर्ण भूषण को देने के लिए आए हैं। उन्होंने जमीन दान दी और हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बना दिया ना। अरे हमारे पूर्वज थे, हमने बनाया है, हम बनाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने क्या कहा, हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। ये हमारी विरासत है। महाराज सुहेलदेव ने आज से 1000 वर्ष पहले उस विदेशी आक्रांता को धूल चटा करके, उस नराधम पिशाच को जिसने सोमनाथ के मंदिर को पवित्र किया था, उसको रसातल पर पहुंचा करके भारत की रक्षा करने का काम किया था और उनका भव्य स्मारक यहां पर बहराइच में ही हम लोगों ने बना दिया है। मैं इसके लिए प्रयागपुर के महाराज का हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग जमीन देंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर अगर स्मारक बनता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग क्या महाराज सुहेलदेव के उस भव्य स्मारक पर कभी पुष्पांजलि करने के लिए जाएंगे? क्या ये लोग नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। ये दरगाह में तो जाएंगे, लेकिन महाराज सुहेलदेव के विजय स्मारक पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको भय है कि अगर वहां जाएंगे तो कहीं मुस्लिम वोट न खिसक जाए। यही भय है ना। और जब यही भय है तो भैया ठीक है, तुम वहीं कर ले लो, वहीं जाओ ना, फिर क्यों हमारे पास आ रहे हो? ये तो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। पहले इन्होंने जाति के नाम पे बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटा, और अब आपके प्रॉपर्टी पर भी इनका नजर लगी हुई है। कांग्रेस ने क्या कहा है? कहा है सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या करेगा? वो करेगा क्या? उसने कह दिया है सत्ता में आएंगे तो वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों ने जो कमाया है, आपकी जो संपत्ति है, इस संपत्ति में से आधी संपत्ति को ये लोग जबरन समाजवादी पार्टी के गुंडे या फिर कांग्रेस के गुंडे जबरदस्ती हड़पने का कार्य करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की डकैती कतई स्वीकार नहीं कर सकती, कतई नहीं स्वीकार करेगी। और इसके लिए क्या षड्यंत्र उनके द्वारा कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि हम आएंगे, जातीय जनगणना करेंगे। जातीय जनगणना क्यों कराएंगे? इसलिए कराएंगे, पहले जातीय जनगणना कराएंगे, फिर जातीय जनगणना के आधार पर हिंदुओं को आपस में लड़ाएंगे, और फिर आपस में लड़ाने के बाद फिर इनके द्वारा क्या करना है? फिर ये करेंगे कि भाई देखो, आप तो आपस में लड़ रहे हैं, पहले हिंदुओं तुम आपस अपनी लड़ाई फरिया लो, हम पहले ये करते हैं कि तुम्हारा आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को दे देते हैं। जैसे इन्होंने कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, यूपीए गवर्नमेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब इन लोगों ने षड्यंत्र किया था। जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में क्या कहा? रिपोर्ट में कहा था कि पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाला 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। हम लोग उस समय विरोध किए थे, संसद में भारी विरोध किए थे। इसके कर्ण भूषण के पिताजी भी संसद में हमारे साथ में थे उस समय। हम लोग साथ साथ विरोध किए थे, पूरा विरोध किया था। हम लोगों ने कहा था कि कतई हिंदुओं का आरक्षण मुसलमानों को नहीं मिल सकता। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावना के विपरीत है। धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, दूसरा विभाजन भारत का नहीं होने देंगे। और बहनों और भाइयों, भारी आंदोलन हम लोगों ने किया था। और दूसरा इनको फिर जब यहां पे सफल नहीं हुए, तो इन्होंने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा?
उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की कुछ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करके फिर उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण दे देना चाहिए। हमने इसका भी विरोध किया था, कहा था ये अनुसूचित जाति में उनके आरक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों पर, आरक्षण के अधिकार पर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उन्हें दिया है, इसमें सेंध लगाने का प्रयास है। भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा और हमने तब भी विरोध किया था। अब कांग्रेस एक तो ये करने जा रही है और दूसरा क्या करने जा रही है, दूसरा फिर जब आपस में सब लड़ भिड़ लेंगे फिर क्या करेंगे, ये विरासत टैक्स आप पे लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपकी आधी संपत्ति, आपने कांग्रेस के बुद्धिदाता सेम पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा, जिस बयान में वो कह रहा है कि विरासत टैक्स लगाएंगे। और राहुल गांधी ने भी अपने मैनिफेस्टो में यही बात कही है। क्या बात कही है? उसने कहा था एक झटके में गरीबी हटा देंगे। क्या कहा? एक झटके में गरीबी हटा देंगे। उनसे पूछा किसी पत्रकार ने कैसे एक झटके में हटाएंगे, उसने कहा था कि हम विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपकी आधी प्रॉपर्टी ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंदरबांट अपने अनुसार करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या भारत इसको स्वीकार करेगा? क्या? और बहनों और भाइयों, एक खतरनाक काम ये और करना चाहते हैं। क्या काम करना चाहते हैं? इन्होंने क्या कहा अपने मैनिफेस्टो में? इन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आए, जो कभी नहीं आना है लेकिन फिर भी इनके मंसूबे को क्या बताता है, इन्होंने कहा है सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद इन्होंने एक और बात कही है, आएंगे तो अल्पसंख्यकों को उनके रुचि के अनुसार खान पान की खुली छूट देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, अल्पसंख्यक क्या को अलग से खाता है क्या? अरे वही तो खाता होगा, दाल चावल रोटी सब्जी फल केला सेब, यही खाता होगा ना, यही खाता होगा। जो हिंदू खाता वही मुसलमान भी खाता है। बस एक खान पान में हमें मतभेद है, वह है हिंदू गौ मांस नहीं खाता है, नहीं खाता है, खाएगा भी नहीं और गौ माता को कटने भी नहीं देगा। क्या गौ माता को कटने देंगे? क्या कांग्रेस और सपा के षड्यंत्र को सफल होने देंगे? क्या? तो मैं इसीलिए आपके पास आया हूं कहने के लिए, आपके पास आज के दिन पर तो कहने के लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी, इस लोक में आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए। अरे हमने अपनी आंखों के सामने अयोध्या में रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है। बोल पाएंगे ना आप? बोल पाएंगे ना? आने वाली पीढ़ी को बोलेंगे ना? और इस लोक के बाद जब पूर्वजों के पास जाएंगे तो वहां भी बोलेंगे। इस बात को बोलने का अधिकार होगा ना कि देखिए, अपने पूर्वजों को आप भी बड़े गर्व के साथ कह पाएंगे कि जो आपकी आस थी, जो आपकी तमन्ना थी, जो आपका संकल्प था, उसको हमने पूरा किया है, हमारे वोट ने पूरा किया है। अयोध्या में रामलला को हम विराजमान करके आए हैं। बहनों और भाइयों, पुण्य ही पुण्य आपके हाथ में। लेकिन अगर ये गौ मांस खाने वालों को चुनाव जिता करके भेजेंगे तो ये पाप भी तो आपके साथ चढ़ेगा। चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? क्या ये पाप करेंगे? क्या ये पाप नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपके पास आया हूं। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रण में है। अब तो जोर से पटाखा फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, साहब मैंने नहीं कोई काम किया है, क्योंकि उसे मालूम है लेने के देने न पड़ जाए। और बहनों और भाइयों, देश के अंदर विकास की योजनाएं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, बहराइच का एयरपोर्ट भी चल गया है, प्रारंभ हो गया है। और मेडिकल कॉलेज गोंडा में, बहराइच में, बलरामपुर में, कोई सोचता था यहां मेडिकल कॉलेज बनेंगे? आज मेडिकल कॉलेजों की एक लंबी श्रृंखला तैयार हो रही है। हर घर नल की योजना,
बाढ़ की समस्या का समाधान और गरीबों के लिए इतनी योजनाएं, इतनी योजनाएं, इतनी योजनाएं। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कितना? 80 करोड़। कितना? और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। कितना है? 23 से 24 करोड़। यूपी से भी छोटा है, यूपी से भी छोटा है। और बहनों और भाइयों, वहां लोग भूखों मर रहे हैं। भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा आबादी को गरीबी रेखा से उभार करके खुशहाल जीवन, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे ना, इनको बोलना चाहिए, जाओ पाकिस्तान में भूखों मरो और भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भटकते रहो, इनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। जो लोग पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं, जिनको लगता है कि पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, अपनी जनता को भूखों मार रहा है, ये भी जाएं, इनको मुबारक हो। पाकिस्तान में ही इनकी आत्मा भटके, हिंदुस्तान पे क्यों बोझा बने हुए हैं? गरीब को फ्री में राशन भी मिल रहा है, उपचार की सुविधा भी मिल रही है, जनधन अकाउंट भी खुल गए हैं और किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्राप्त हो रहा है, जो अभी सुभाष त्रिपाठी जी कह रहे थे। गरीब को मकान भी मिल रहा है, घर में शौचालय भी बन गया है। और अभी तो मोदी जी ने कहा है, जितने भी गरीब बचे होंगे सबके मकान बनेंगे, सबके मकान बनेंगे। जाओ अभी से घोषणा कर दीजिए, सबका मकान बनेगा, सबको उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिलेगा। और उज्ज्वला योजना के सिलेंडर में तो हम लोगों ने दीपावली होली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर देना प्रारंभ कर दिया है। बहनों और भाइयों, सरकार सुरक्षा के लिए भी काम कर रही है, सम्मान भी दे रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का भी ला रही है, विकास भी करा रही है। और यहां के सांसद जी ने तो गरीबों के घर घर में पणिया दे करके उनको एक एक भैंस की सौगात भी दी है ना। बहनों और भाइयों, विकास और गरीब कल्याण कैसे होता है, यही है। और इसी मॉडल को लेकर के आपको चलना होगा। और इसीलिए एक युवा ऊर्जावान नौजवान आपके पास भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, करण भूषण के रूप में। बहनों और भाइयों, प्रत्याशी के लिए कठिन होता है चुनाव के दौरान घर घर जाना, कठिन होता है घर घर जाना चुनाव के दौरान। और इसलिए चुनाव के दौरान आप सबको करण भूषण बनना पड़ेगा। बनेंगे? घर घर जाएंगे, कमल चुनाव चिन्ह के लिए और मोदी जी के लिए फिर से जिताने के लिए वोट लाएंगे, मांगेंगे और भारी बहुमत से गत चुनाव के दुगने वोटों से जिता करके भेजेंगे। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इधर जो लोग धूप में खड़े हैं, अरे हाथ उठा देंगे तो कुछ देर के लिए एक हरकत आ जाएगी। सभी लोग सहमत है ना? जिता करके भेजेंगे। मैं आश्वस्त होकर के जाऊं, सपा बसपा और अन्य दलों की जमानतें जब्त होगी, करेंगे ना? तो उसी जमानत जब्त करवाने के लिए जो रामद्रोही हैं, पाकिस्तान समर्थक हैं, आतंकवाद के समर्थक हैं, विकास विरोधी हैं, गरीब कल्याण विरोधी हैं, इन सब की जमानतें जब्त होनी चाहिए। जब्त कराएंगे। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।